नमस्कार किसान भाइयों और विद्यार्थी मित्रों। मैं डॉक्टर अनंत मड़के-मोहेकर आप सभी का हमारा खेती संवाद यूपी का जो दूसरा सेशन है, इस सेशन में स्वागत करता हूँ। हम खेती वाला के द्वारा केवी डायलॉग एक बहुत ही अच्छा उपक्रम है जिसमें हम हर वीक, हर हफ्ता में 1 या 2 अ, वक्ता वक्तों को इनवाइट करके एक अच्छा टॉपिक के ऊपर खेती में हम किसान भाइयों को मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं हमारा आज का केवी डायलॉग का दूसरा सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा-सा खेती वल्ला के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जिनका उद्देश्य है किसानों को जोड़ के उनके जो ड्रीम्स है, उन सपने जो है वो पूरे करने में मदद करने का एक इनका एक उद्देश्य है। ये एक हल्दारी कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड और हल्दारी खेती वल्ला फाउंडेशन का एक प्रोडक्ट है, जो बेंगलुरु और हैदराबाद लोकेटेड इनका ऑफिस है। नेक्स्ट स्लाइड। खेती वल्ला की बात अगर मैं करना चाहूँगा, तो ये किसानों के लिए अलग-अलग तरह से या उनके अलग-अलग 8 प्रकार के उपक्रम हैं, जो इस उपक्रमों से किसानों की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर सबसे पहले मैं बताऊँ तो केवी डायलॉग ये एक आर्टों में से एक उपक्रम है, जिसके बारे में मैं आगे भी बताऊँगा कि जिसमें हम क्या करते हैं, हम हर हफ्ते में एक अच्छे विषय के ऊपर हमारे एक्सपर्ट को इनवाइट करके हम किसान भाइयों को और जो हमारे कृषि के जो छात्र हैं, उनको हम मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं सबसे पहले 8 उपक्रम के बारे में बताऊँगा। तो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये हमारे जो 8 उपक्रम है, इसमें हमारा खेती केंद्र है, खेती पुरस्कार है, खेती समित है, खेती कोश है, केवी डायलॉग है, खेती वल्ला है, खेती कल्याण है और खेती कॉर्नर। तो ये हमारे 8 उपक्रम हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इन 8 उपक्रमों को अगर आप जानोगे तो पहला हमारा है खेती कॉर्नर। तो खेती कॉर्नर में हम क्या करते हैं, किसान की जितनी भी उपज है, जितना भी प्रोडक्शन है, वो हम डायरेक्टली बिचौलों को इंटरफेयर ना उनको अंदर ना लाके हम डायरेक्टली जो ग्राहक है, वो ग्राहक तक पहुँचने की एक अच्छी कोशिश है, जिससे ग्राहक को भी कम से कम पैसों में अच्छा उत्पादन मिलेगा और किसानों को भी ग्राहक डायरेक्टली ग्राहक को बेचने के कारण उनको भी एक अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है। दूसरा है खेती पुरस्कार। खेती वाला अ, इस खेती पुरस्कार में क्या करता है कि जितने भी हमारे दिग्गज लोग हमारे खेती में टेक्नोलॉजी को आगे लाने के लिए या कोई मशीनरीज़ डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर में उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उनको पहचान कर एक कृषि में बढ़ावा मिलना चाहिए, इसलिए हम खेती पुरस्कार का भी एक नियोजन करते हैं। तीसरी सबसे अच्छी हमारी जो एक उपक्रम है, वो है खेती केंद्र। तो खेती केंद्र में हमारा एक उद्देश्य है कि हर तहसील में हमारा एक खेती केंद्र खड़ा होगा। तो इसमें हम किसान भाइयों को आधुनिक जो तंत्रज्ञान है, जो आधुनिक नॉलेज है, जो हमारा बदलता जो भी मशीनरीज़ है, हमारे नई-नई हमारे जो नए बाज़ार में जातियाँ आती है, वो सीड्स आता है। बाज़ार में जो नई दवाई आती है या किसानों को जितनी भी दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों को भी कैसे हम किसानों को मार्गदर्शन करके हम उनके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए एक खेती केंद्र खड़ा करके हम वो भी एक अच्छा उपक्रम करने के उसमें है। चौथा उपक्रम अगर देखा जाए तो खेती समिति है। तो खेती शिखर सम्मेलन में हम जितने भी कृषि मशीनरीज होती है, एग्रीकल्चर में नई नई जो मशीनें तैयार होती है अलग अलग कंपनियों से, तो उनका हम प्रदर्शन जो है किसानों को किसानों के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। खेती कल्याण में किसान और जो निवेशक है, उनके लिए खेती वाला द्वारा आयोजित एक मंच है, जिसमें दोनों को जोड़ने की ये कोशिश है। केवी डायलॉग मैंने बताया कि हम हर हफ्ते अलग-अलग भाषाओं में अगर मैं देखूँ बताऊँ तो अभी हम हिंदी में कर रहे हैं, मराठी में चल रहा है, गुजराती में चल रहा है, कन्नड़ में चल रहा है, तमिल भाषा में चल रहा है, अलग-अलग देशों में बाहर के देशों में भी फिलीपाइंस में भी हमारा केवी डायलॉग्स है। तो हम अलग-अलग भाषाओं में, अलग-अलग देशों में हम क्या करते हैं कि किसानों को, महिलाओं को और
बाकी स्टूडेंट्स को भी हम क्या करते हैं, मार्गदर्शन करने की ये केवी डायलॉग्स के द्वारा कोशिश करते हैं। खेती वाला जो है, खेती वाला एक एग्री न्यूज, मतलब हम यहाँ पे मैगजीन्स को छाप के उन मैगजीन में हम जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे हम लेख लेते हैं। जितने भी एग्रीकल्चर में अच्छा अच्छा काम करने वाले हमारे जो वैज्ञानिक है, जो कि हमारे खेती में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर किसानों को मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे हम हमारा अंग्रेजी में अभी सबसे पहला मैगजीन जो अभी है वो अंग्रेजी में है। कुछ दिनों में ही हिंदी, मराठी, कन्नड़, इन तमिल लैंग्वेज में भी ये आने का सुझाव है, पाइपलाइन में है। आखिरी जो हमारा 8वां जो उपक्रम है वो है खेती कोष। तो खेती कोष में हम ये करते हैं कि बहुत सारे किसानों को जमीन नहीं होती लेकिन उनको खेती करनी होती है, और जिस किसान के पास खेती होती है लेकिन वो खेती नहीं करना चाहता, तो इन दोनों का मिलाव करके हम क्या करते हैं, हम जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन उपलब्ध करवाते हैं, और जिसको जमीन में खेती करनी नहीं है उसको भी एक क्या होता है उससे, तो हमारा वो जमीन जो है वो प्रोडक्शन के अंडर आती है। तो ये हमारे उपक्रम है। नेक्स्ट स्लाइड। खेती वल्ला के बारे में अगर मैं और बताना चाहूँ तो इनका एक ऐप भी है, जिस ऐप के द्वारा, नेक्स्ट स्लाइड, ये थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा रोल करते हैं। तो इस थर्ड पार्टी में हम किसानों को बीज उपलब्ध करवाना, खाद को उपलब्ध करवाना, उनको अगर पैसों की जरूरत है तो वो उपलब्ध करवाना, बीमा उपलब्ध करवाना, बहुत सारी मतलब बोरवेल लेना है या स्मार्ट खेती करनी है, कि या फिर उनको किसानों को कोई प्रशिक्षण देना है, अलग अलग मशीनरीज खरीदनी है, तो इन चीजों को भी हम एज अ थर्ड पार्टी, मतलब किसान को जिस चीज की जरूरत है उनको हम एक लॉयल एजेंसी का सपोर्ट करवाना, या लॉयल पर्सन्स का उनसे जोड़ना, ये भी खेती वाला का एक अच्छा उपक्रम है। नेक्स्ट स्लाइड। खेती संवाद के मैंने बारे में पहले बताया था कि हम इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, फिलीपाइंस में भी है, अर्बन कृषि है, नारी शक्ति है, तो ये अलग अलग तरह के अभी इनके हमारे अलग अलग भाषाओं में खेती वर्ला के केवी डायलॉग्स चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी कुछ दिनों में हम खेती वाला का ग्लोबल एग्री कॉन्क्लेव करने की कोशिश में है, जो वर्ल्ड का मतलब इतना बड़ा कॉन्क्लेव पहली बार हो रहा है, जो 15 दिन दिन रात 24 आवर चलेगा, जिसमें हम 720 स्पीकर को अलग अलग देश से और अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुला के हम लगभग आधा घंटे का एक सेशन होगा। तो इसका किसान भाइयों को और हमारे जितने भी छात्र हैं उन सभी को इससे क्या होता है, फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें हम जो 720 सेशन है उनमें इंडस्ट्रीज पीपल हो गए, बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारे प्रोड्यूसर प्रोग्रेसिव फार्मर्स हो सकते हैं, दूसरे कंट्रीज के भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो टाइप है, तो इन सभी से हमें एक अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। और ये जितने भी 720 सेशन है वो लाइव चले गए, और बाद में ये सब लाइव सेशन आपको यूट्यूब में भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये लगभग कैटेगरीज आप देख सकते हो इनका, ये जो अलग अलग विषय है इन विषयों के ऊपर इनके क्या होंगे, 15 दिन स्लॉट में लेक्चर्स होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसको भी हमारे छात्रों को इसका फायदा जरूर लेना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जो मैगजीन है इंग्लिश में खेती वल्ला का, तो ये हमारा मैगजीन है, अभी कुछ दिनों में अलग अलग भाषाओं में मैगजीन आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। मैं पहले मेरी इंट्रोडक्शन करता हूँ कि मैं डॉक्टर अनंत मड़के मोहेकर आज के सेशन का मॉडरेटर हूँ, जो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एग्रीकल्चर बॉटनी डिपार्टमेंट, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, CSMSS कंचनौड़ी, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। मेरा लगभग 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, और मैं मराठी सेशन का भी अभी फिलहाल मॉडरेटिंग करता हूँ। तो मैं केवी डायलॉग्स का धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे हिंदी सेशन का भी उन्होंने मॉडरेटर चुना, और मुझे एक आज के अच्छे सेशन के लिए मॉडरेट करने का एक मौका दिया। नेक्स्ट स्लाइड। तो आज का जो हमारा दूसरा हिंदी
का जो सेशन होने वाला है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जिसका टॉपिक है भारतीय मेजर कार्प मछलियों का पालन एवं प्रबंधन। यानी कि हम रेयरिंग एंड मैनेजमेंट, हम मेजर कार्प फिशरीज जिसमें हम रोहू, कतला, मृगल है, इन अलग-अलग तरह के मछलियों का हम किस तरह से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, जिससे हमारे पूरे किसान भाइयों लाभान्वित हो। इसके ऊपर बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है। पिछला भी हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेंद्रीय जो हमारी फसल है, इसके ऊपर हमारे वक्ताओं ने एक अच्छा डायरेक्ट गाइडेंस हमारे किसान भाइयों को किया। तो आज के जो हमारे स्पीकर है, वक्ता है, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा, डॉक्टर नीलेश कुमार जी, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर है झांसी में एग्रीकल्चर कॉलेज में। तो मैं डॉक्टर नीलेश जी का हमारे जो दूसरे सेशन के लिए स्वागत करता हूँ और उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को ये जो हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम हमें पता है कि भारत जो है तीसरे स्थान पे है मछली प्रोडक्शन के लिए, और लगभग हम वर्ल्ड का 8% मछली प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारे बहुत सारे किसान भाई इससे जुड़े हुए हैं और स्पेशली यूपी के बहुत सारे किसान भाई जो है मछली का प्रोडक्शन करते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर नीलेश कुमार जी को कि अपना स्क्रीन शेयर करके अपना सेशन शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद जी। आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने काफी अच्छी चीजें बताई कि आगे अगले आने वाले सेशनों में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, किसान भाई हैं, वो काफी अच्छी चीजें जान सकते हैं। हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? बस रहा सर, एकदम क्लियर। ओके ओके, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि जो आगे आने वाले आपके सेशंस हैं वो काफी अच्छे होने वाले हैं, जिस तरीके की मुझे कि सर्विस जी ने भी जानकारी थोड़ी दी थी इस बारे में। और आज का जो टॉपिक है इसी से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चीज बोली कि मछली जो है भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप का रूप लेने जा रही है। और एक दो पॉइंट मैं आपको जनरलाइज करूंगा कि आपने बोला कि मछली का जो प्रोडक्शन है वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है, लेकिन जो करंट रिपोर्ट 2022-23 की आई है इसमें 2nd नंबर पे पहुंच चुका है। और ऑलरेडी हमारा जो एक्वाकल्चर का प्रोडक्शन था वो ऑलरेडी 2nd पे था। और जो टोटल फिशरीज था वो 3rd पे था, लेकिन अभी टोटल फिशरीज भी 2nd पे पहुंच चुका है। फर्स्ट फर्स्ट पर आपको चाइना है। और जो हमारा जैसा टॉपिक है कि इंडियन मेजर कार, मतलब बेसिकली इसमें 3 जो हमारी इंडियन मेजर कार को डिटेल इसमें दिया गया है कि फर्स्ट कतला, जो भी आई थिंक सभी जानते होंगे जो भी थोड़ा मछली से जुड़े हुए हैं। दूसरी मृगल, अगर, और 3rd जो है रोहू है। उनका उसी हिसाब से जो है रेशियो होता है तालाब में रहने के लिए। कतला सरफेस पे प्रेफर करते रहना, रोहू बीच में, और जो हमारी मृगल है वो तालाब के एकदम बॉटम में रहना पसंद करते हैं। इनके अगर मैनेजमेंट की बात करें तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इनका कल्चर कई विधियों से किया जाता है। एक तो मिश्रित विधि है, बायोफ्लॉक विधि है, आरएस विधि है, या फिर किसी के साथ इंटीग्रेशन करके करना है। तो इस तरीके से इनका बेसिकली कल्चर किया जाता है। और इनके अगर कुछ लोग आई थिंक होंगे जो मछली खाते होंगे, या फिर मोस्ट ऑफ लोग इसमें खाते हैं। हेलो। यस सर, यस सर। आई थिंक इसमें मोस्ट ऑफ लोग मछली खाते होंगे। मोस्ट ऑफ लोग खाते ही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों मछली की अगर बात करें तो रोहू जो हमारी मछली है इनसे सबसे स्वादिष्ट मछली है। लेकिन जैसा कि हमको पता है कि कुछ जो चीज जिसका सबसे ज्यादा फायदा हो तो कुछ उसके निगेटिव पॉइंट भी होते हैं। इन तीनों मछलियों में अगर बात की तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कतला की होती है, रोहू 2nd नंबर पर, और 3rd नंबर पर हमारी मृगल होती है। और इनके खाने पीने की अगर हम बात करें तो जो 3 मछलियां तीनों अलग अलग टाइप का खाना पसंद करते हैं। कतला हमारी, जैसा कि हमने बोला कि सरफेस पे रहती है पानी के, तालाब की जो ऊपरी सतह है। तो ये बेसिकली जो इसका छोटा साइज रहता है, जिसको हम स्पॉन फ्राई फिंगरलिंग जिसको बोलते हैं, तो इस स्टेज में मछली ज्यादातर जू प्लैंक्टन खाना प्रेफर करती है। और जब थोड़ी बड़ी स्टेज हो जाती है तो फाइटोप्लैंक्टन पे आ जाती है।
और रोहू की बात करें तो उसका जो मिडिल के तालाब में जो भी मटेरियल होता है, खासकर हर्बीवोर प्लांटेशन जो भी होता है, माइक्रो प्लांटेशन, उसी को खाना पसंद करते हैं। और हमारे जो मृगल है वो जो बॉटम में हमारा तालाब का जो भी मटेरियल पाया जाता है उसमें मीन्स जूप्लैंक्टन भी होते हैं, कुछ डेट्रियस मटेरियल भी होता है, और जो भी हम आर्टिफिशियल फीडिंग कराते हैं तो उसको खाना पसंद करते हैं। इसकी अगर हम स्टॉकिंग की बात करें, मछली की स्टॉकिंग की बात, अगर हमारा पुराना तालाब है तो उसमें कई सारे मैनेजमेंट है, शुरुआत में मुझे करने पड़ते हैं। जैसे मान लिया अगर हम पुराना तालाब है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि उस तालाब के जो अनवांटेड फिशेस हैं, जो कि इन मछलियों के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, या फिर अनवांटेड पौधे हैं जो कि मछलियों को, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो पौधे रहेंगे तो फिर प्रकाश पानी में कम आएगा, सो दैट जो कार्बन, जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो कम हो पाएगा। उस वजह से हम उन प्लांटों को निकलवाने की कोशिश करते हैं। मे बी उस तालाब में कुछ कंटामिनेटेड केमिकल्स हो, एग्रीकल्चर लैंड से मे बी आ गए हो, तो उनको निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमारा फंडा ये है कि हम तालाब का जो पानी है वो डीवाटरिंग करा देते हैं, तालाब से बाहर निकलवा देते हैं। फिर उसका शुरुआत से हम जो है तालाब का फिर से मैनेजमेंट करना शुरू करते हैं, अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं पॉसिबल है पानी निकालना तो फिर हम उस पानी को ट्रीट करते हैं। अगर पॉसिबल है तो हम पानी निकाल के उसको हम सुखा लेते हैं, उसमें हम गोबर की खाद, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दोनों का मिक्सचर डालते हैं। गोबर खाद इसलिए डालते हैं क्योंकि उसमें प्लंक्टन्स का उत्पादन हो सके शुरुआत में, क्योंकि मछली का छोटा जो साइज रहता है तो उसमें आर्टिफिशियल फीड खाना उतना प्रेफरेबल नहीं होता है मछलियों का। तो उसमें जो हमारा नेचुरल खाना है, प्राकृतिक खाना है, जिसको जो प्लैंटन फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, उसी को खाना पसंद करते हैं, इसलिए हम गोबर का खाद यूज करते हैं। और इसमें जो हमारा एनपीके की कंटेंट है उसको भी अराउंड हम 3 भाग में डालते हैं। और उसके बाद में अगर मिट्टी का पीएच ठीक है तब तो डायरेक्ट पानी भरते हैं, नहीं ठीक है तो उसमें उसी स्टेज में पानी भरने से पहले चूना मिला लेते हैं, करीब 150 से 200 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से। नेक्स्ट हम उसको 15 दिन तक ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं, देन हम उसमें वाटरिंग कर देते हैं। और पानी जहां से हम सोर्स लेंगे तो पानी ऐसा नहीं कि पानी की क्वालिटी थोड़ा सा हम चेक जरूर करते हैं, कि ऐसा तो नहीं कि हमारा ज्यादा अल्कलिनिटी वाला पानी हो या फिर ज्यादा एसिडिक पानी हो, या फिर ऐसा सोर्स ले रहे हैं जहां ऑलरेडी कुछ कंटामिनेशन या फिर डिजीज प्रोन का जो रिसोर्स है वो हो। वो सब चीजों को हम ध्यान रखते हैं। देन जो हम एनपीके और जो हमारा कैटल मैन्योर है, जिसको हम गोबर खाद बोलते हैं, उसका कुछ रेशियो हम रिमेन करते हैं, और इसको हम करीब 1 सप्ताह बाद, मतलब जो 50% हम पानी भरने से पहले दे देते हैं और 50% पानी भरने के बाद देते हैं। जब पानी भरने के बाद 50% देते हैं उसको 3 भाग में डालते हैं, मतलब पानी में घोल बना के, सो दैट हमारा जो प्लैंक्टन जो है थोड़ा सा 15-20 दिन तक उगते रहे और पानी की गुणवत्ता जो बनती रहे। आफ्टर 15 डेज हम पानी, उसमें जो हमारा तालाब रेडी हो गया है उसमें हम चेकिंग करते हैं पानी की गुणवत्ता कैसी है, उसका पीएच कितना है। पीएच 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। ऑक्सीजन 4 से 6 mg/लीटर होना चाहिए। अमोनिया कम से कम होनी चाहिए। फास्फोरस का भी रेशियो जो रेंज होनी चाहिए। इवन नाइट्रेट नाइट्राइट है उसका भी हम जो रेशियो है ऑप्टिमम रखते हैं। ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसको हम मेंटेन करते हैं। अगर ऑक्सीजन हमारे कंटेंट ठीक नहीं है तो हम उसमें इनिशियल से ही जो हमारे एरेटर्स आते हैं में डाल देते हैं। अगर देखा जाए तो शुरुआत में जो हम तालाब का प्रिपरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन कंटेंट ठीक होता है, अगर सभी हमारे पैरामीटर ठीक है तो। बात है स्टॉकिंग की, तो मछलियों का जो स्टॉक है वो हम करीब 8,000 से 10,000 फिंगरलिंग, फिंगरलिंग बोले तो इस उंगली की साइज की हम मछलियों का स्टॉक डालते हैं। करीब 2 से 2.5 महीने जो हमारा बीज होता है उसका हम स्टॉक करते हैं। 8 से 10,000 मछली पर 10,000 स्क्वायर, मतलब पर हेक्टेयर के हिसाब से स्टॉकिंग करते हैं। और कहीं पर ऐसा ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि हमने 8 से 10,000 मछली डाल दी तो 100% सर्वाइव कर गई। कहीं पर कुछ और भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि हमारे कुछ पक्षी होते हैं वो भी खाते हैं मछलियां, या फिर कुछ मछली उसमें थोड़ा सा जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो या फिर पहले से डिजीज रेसिस्टेंस है, तो फिर
एक आधा मतलब 1,000-1,200 मछली कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं, सो दैट हमारा जो रेशियो है या स्टॉकिंग यूनिट है वो मेंटेन है। जब हम स्टॉकिंग कर देते हैं उसके उस दिन हम फीडिंग नहीं कराते मछली को, और करीब उसके 15 दिन तक उसमें हम जो गोबर की खाद है और हमारा एनपीके है ये कंटिन्यूस डालते रहते हैं। हर मतलब 3 टाइप जो रिमेन 50% बचता है उसको 3 भाग में डालते हैं 15 दिन में। प्लस क्योंकि छोटी मछली है उसका मुंह भी छोटा है, तो आर्टिफिशियल खाना उतना पसंद मछली करती नहीं है और उसकी आदत भी नहीं होती। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो मस्टर्ड ऑयल केक होता है जिसको खल बोलते हैं, सरसों की खल होती है, या फिर आलमंड ऑयल केक जो होता है, तो इसका हम छोटा छोटा पार्ट में इसको तोड़ लेते हैं और 24 आवर इसको भिगो लेते हैं पानी में। फिर हम तालाब के चारों तरफ इसको छिड़क देते हैं। और तो इससे क्या होता है कि जो मछली होती है वो तालाब की सतह पे आती है और फिल्टर फीडिंग के थ्रू इसको फीड कर लेती है, सो दैट उनके आराम से मुंह में चला जाता है। और नीचे की जो मछलियां सतह की हैं, जैसे कि हमने बात की रोहू और मृगल की, तो इन मछलियों के लिए पर्याप्त खाना नीचे होता है, जो प्लेंटन के नाम से। जैसे कि मैंने बोला कि हम उसमें काउ डंग या फिर एनपीके की मात्रा जो हम अप्लाई करते हैं तो उससे जनरेट हो जाता है। तो करीब हम ये कंटिन्यूअस प्रोसेस करते हैं 15-20 दिन, जो मस्टर्ड डाल केक है या फिर अलमंड डाल केक है इसका। और करीब 15-20 दिन के बाद हम खाना स्टार्ट कर देते हैं मछली को देना। और जो खाने का साइज रहता है वो कम से कम 2.5 mm का खाना हो, सो दैट मछलियों के मुंह के साइज के हिसाब से वो खा सकें। और खाना आजकल बहुत ढेर सारी फील्ड में कंपनियां आ गई हैं, जो जैसा कि आप कई लोग हैं जो उसमें जानते हैं, बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं, ग्लोबल है, वाटर बेस है, आईवी है, प्रोवेट है, बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं। तो ये मछली के नाम से, मछली के साइज से, मछली के टाइप से आजकल खाना बनाना शुरू कर दिया है। जैसे कि इनिशियल स्टेज में हम खाना देते हैं तो उसको स्टार्टर बोलते हैं, कुछ उसके दिन बाद जो खाना देते हैं उसको ग्रोआउट बोलते हैं, या फिर हम स्पेशल ब्रूडर का कल्चर करते हैं तो उसको ब्रूड फिश का जो फीड है उसी नाम से वो लोग कंपनियां आजकल जो ब्रांड ने रख दिया है उस हिसाब से अपना बेचते हैं। तो बेसिकली अगर हम प्री मैनेजमेंट की बात, प्री और स्टॉकिंग की बात करें तो ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। और जब हम कल्चर शुरू हो जाता है तो बीच बीच में हम जो रोग है उनका भी हम जांच करते हैं। वो बेसिकली पानी के अंदर जांच तो डिटेल तो नहीं करते, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे हम पता करते हैं कि हमारी मछली स्वस्थ है कि नहीं। पहले तो मछलियों के खाने की जो टाइमिंग है वो आपको निर्धारित करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अगर आपने सुबह 6 बजे दे दिया और दूसरे दिन सुबह 9 बजे दे दिया, ये बिल्कुल भी आप नहीं करना। आपको मछली कल्चर करना है, आप एक टाइम में दीजिए, चाहे आप 6 बजे दीजिए या 6:30 बजे दीजिए। खाने की टाइमिंग आपको निर्धारित करनी पड़ेगी, किस टाइम आपको देना है, सो दैट मछलियों का उसी हिसाब से एक बैलेंस बन जाता है कि इस टाइम हमको इस जगह पे जाना है तो खाना बेसिकली सूर्य उगने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद, मतलब 6 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद देना खाना ज्यादा अच्छा होता है। अगर हमारी मछलियां ठीक से खाना नहीं खा रही हैं, दैट मीन्स कि समथिंग ठीक नहीं है, कुछ तो ठीक नहीं है इसके अंदर। तो उस तरीके से हम फिर जांच शुरू करते हैं। अगर मछलियां खाना खा रही हैं, ठीक से उनकी जो मतलब ठीक से चल नहीं रही, मतलब ठीक से तैर नहीं रही हैं, दैट मीन्स तब भी कुछ न कुछ उसमें दिक्कत है। तो या तो कुछ वाटर के पैरामीटर डिस्टर्ब होंगे या फिर उनका हेल्थ इशू कुछ होगा। तो इस तरीके से हम कुछ डिजीज का जो है डिटेक्शन करते हैं, डिजीज मैनेजमेंट करते हैं, और खाना हम रेगुलर खिलाते रहते हैं। और खाना के जो मेजरली प्रोटीन देखा जाता है, और जो ग्रो आउट की प्रोटीन है वो करीब 35%, 32 से 35% देते हैं खाने में जो प्रोटीन होती है। और जो हमारी फसल है वो करीब 6 से 7 महीने में बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाती है इन मछलियों की, अगर तीनों की बात करते हैं। और लास्ट में हम जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो 100% हम सजेस्ट नहीं करते हैं, 50% हार्वेस्टिंग करके हम मार्केट में सेल कर देते हैं, और रिमेनिंग 50% हम आफ्टर अराउंड 1 वीक हार्वेस्टिंग करते हैं।
बेसिकली यही एक मोटा मोटा फंडा है मछली कल्चर का। और आप लोग कुछ पूछना है, बोलिए प्लीज। हमारे स्पीकर, अगर आपको कोई सर को मछली पालन के ऊपर कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में भी जाके सर को एक मैसेज आप चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल है। अब हमारे महाराष्ट्र में अ, लगभग बहुत सारे किसानों के पास फार्म पॉन्ड है। अभी मेरे भी घर पे लगभग 1.25 एकड़ का फार्म पॉन्ड है, लेकिन हम उसमें मछली पालन अभी नहीं करते। प्रॉब्लम यह है कि आपने जैसे बताया कि पक्षी बहुत खाते हैं उन मछलियों को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसके लिए सबसे पहला है कि हमें जाली लगानी पड़ती है ऊपर। तो उस जाली ना लगा के और कोई सोल्यूशन है क्या हमारे पास? मतलब हम क्या करते, फार्म पॉन्ड के ऊपर जाली लगाते तब जाके वो प्रॉब्लम कंट्रोल में आता है। नहीं, मुझे लगता है कि पक्षियों का एकमात्र सोल्यूशन है जाली लगाना। जाली और लगाना। जाली आप इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि आपकी मछली खाती है, आप जाली इसलिए भी लगाएंगे क्योंकि पक्षी कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं ये किसी को नहीं पता होता है। तो मे बराबर। बी वो ऐसी जगह से आते हो जहाँ, जिस जगह में रोग थोड़ा सा फैला हुआ हो या रोग से पानी हो, वहां से आए हुए हैं, आपके तालाब में घुसेंगे और मछली तो खाएंगे ही, साथ में जो इन्फेक्शन होगा रोग का वो भी आपके तालाब में कर देंगे। तो एक ये बिल्कुल। भी वजह है, तो उस पे हम जाली लगाना पसंद करते हैं। और जाली के अलावा मुझे लगता नहीं कि सब कोई अभी तक वैज्ञानिक विधि या फिर अच्छा, जिसको देसी जुगाड़ बोलते हैं उस तरीके से कुछ टेक्निक हुई है। सही है। और हमारे श्रोतागण जिनको मछली पालन के ऊपर अगर कोई सवाल पूछना है, तो आप सर से जरूर पूछिए, क्योंकि सर का इसके ऊपर गाढ़ा एक्सपीरियंस है, आपको ये सही सलाह देंगे। अ, ये हमारा सेशन जो है कुछ दिनों के बाद यूट्यूब पे भी लाइव होता है, और हजारों किसान लोग बिल्कुल इस आपका जो गाइडेंस है इसका लाभ जरूर लेंगे। मैं केवी डायलॉग्स की तरफ से, खेती वाला की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि आपने हमें और हमारे किसानों को अ, मछली पालन कैसे करें और हमारा जो उत्पादन है मछली का किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर आपने गाइडेंस किया। आप हमारे आने वाले सेशन के लिए भी अलग अलग विषयों के ऊपर जरूर हमें किसानों को मार्गदर्शन करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और इस आशा के साथ आपका धन्यवाद करके ये जो आज का हमारा जो मछली पालन और उसका मैनेजमेंट का जो सेशन है वो समाप्त समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।